हेलो गाइड्स, गोपाल कृष्ण शर्मा आपके सामने उपस्थित है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और जिसकी बहुत ज़रूरत है। सभी लोगों को ज़रूरत पड़ती है, हर व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है इस टाइप के वीडियो की। ये नॉलेज वाला वीडियो है। यदि आप मकान बनाने जा रहे हैं तो ये आपके लिए निर्माण के संबंध में आपके लिए बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, शुरू करता हूं मैं गोपाल शर्मा .मोटिवेशनल चैनल से। आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, मैं कह रहा था कि मेरे पास फोन कॉल आया, आवाज आई हेलो, तो मैंने भी उधर से जवाब दिया हेलो। तो उधर से फिर वो बोला, वह व्यक्ति बोला, सर हमने मकान बना लिया है, अब हम क्या करें, क्या हमारा नक्शा पास हो जाएगा? तो मैंने उनको रिप्लाई तो दिया सारा प्रॉपर में। मैंने सोचा कि ऐसे बहुत सवाल आ रहे हैं, क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए निर्माण के नियम। अगर आपके पास प्लॉट है, उस पर निर्माण करना चाहते हैं तो उसके क्या नियम हैं। यदि आप अपना आशियाना बनाना चाहते हैं या अपना कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, ग्रुप हाउसिंग बनाना चाहते हैं, उसके क्या नियम है। मतलब मैं निर्माण के नियम बता रहा हूं, प्रारंभिक स्तर पर क्या होते हैं। दोस्तों, आपके पास प्लॉट भी है, बहुत अच्छे साइज का प्लॉट है, आपने प्लॉट ले लिया, अब आप निर्माण करने की योजना भी बना चुके हैं, आपने बैंक से लोन लेने की बात कर ली है। बैंक की तरफ से आपको जवाब मिलता है, भाई देखो पहले स्वीकृत नक्शा लाओ, सैंक्शन प्लान लाओ, तब हम आपका लोन पास करेंगे। अब वो सज्जन दुविधा में है। चलिए मैं बताता हूं कि जो प्लॉट किसी व्यक्ति ने लिया, बहुत अच्छी कॉलोनी में लिया, वहां नक्शे पास हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनऑथराइज कॉलोनी में लिया है, मैं कह रहा हूं ये ऑथराइज कॉलोनी में ले लिया है। बहुत अच्छी, मतलब उन्होंने विचार से अपना वो लिया है, समझदारी से काम किया है। तो प्लॉट तो आपका हो गया है और अब आपको लोन भी लेना है और निर्माण भी करना है। निर्माण के नियम क्या होंगे? तो सबसे पहले आप जिस यूज में भी आप नक्शा बनाना चाह रहे हैं, रेजिडेंशियल में, कॉमर्शियल में, जो भी है, आपको एक प्लान, ब्लूप्रिंट प्लान बनाना पड़ेगा। नक्शा बनाकर अपने आर्किटेक्ट के थ्रू या इंजीनियर के थ्रू विकास प्राधिकरण में दाखिल करना होगा। फिर शुरू होता है वो प्रोसीजर कि निर्माण कैसे करेंगे आप, नक्शा कैसे पास होगा। प्रोसीजर में आपका सबसे पहले देख लिया जाता है कि आपके पास रिपोर्ट लगाई जाती है, जिस प्लॉट का आपने नक्शा पास होने के लिए दिया है उसका भू उपयोग, लैंड यूज रेजिडेंशियल है या नहीं है, या आपने कॉमर्शियल दिया था, कॉमर्शियल है या नहीं है, ये देखा जाएगा। दोनों में से जिस लैंड यूज में भी आपने दिया है वो आपका नक्शे के अनुसार सही बैठता है तो आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको जो आप ओनरशिप अपनी दाखिल करेंगे, उद्धरण खतौनी दाखिल करेंगे या बैनामा दाखिल करेंगे, सील डीड दाखिल करेंगे, उसकी चेकिंग की जाएगी। चेकिंग करने के बाद ओनरशिप भी क्लियर हो जाती है, कोई लिटिगेशन नहीं है, मुकदमा नहीं है कोर्ट के अंदर, तो आगे बढ़ती है कार्रवाई, प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। दोस्तों, लोगों का सवाल यह है कि हमने मकान बना लिया है, हमारा नक्शा कैसे पास होगा? इसको मैं बताऊंगा आगे। मेन सवाल यह है, ऐसा तो मैंने पिछली वीडियो में कई बार बताया नक्शा कैसे पास होगा, लेकिन दोस्तों जब नक्शा पास होने से पहले अब एक व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि जो स्वामी है भूमि का, उसके साथ खाली प्लॉट का फोटोग्राफ जूनियर इंजीनियर के साथ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने निर्माण कर लिया है, प्लॉट पर निर्माण हुआ है और आपने फ्रेश नक्शा दाखिल कर दिया और कोई गया नहीं और नक्शा आपका पास हो गया। वहां तो गलती हो जाएगी। लेकिन काफी शिकायतें लोगों की आई हैं, कंप्लेंट्स लोगों ने की हैं कि साहब वहां तो निर्माण था और आपने नक्शा पास कर दिया निर्माण के बावजूद भी।
तो ये गलत हो जाता है, नियमों के अनुसार गलत हो जाता है। नियमों के अनुसार ये कि पहले आप नक्शा देंगे, खाली प्लॉट होना चाहिए, वैकेंट प्लॉट होना चाहिए। वैकेंट प्लॉट के बाद जेई का फोटो आपके साथ होगा और ये रिपोर्ट आ जाएगी साहब ये प्लॉट खाली है और इसकी चौधरी इस प्रकार से है और इसकी रोड बाइंडिंग इतनी है, रोड साइड इतना है, निर्माण करने के लिए 3 मंजिल तक इसका निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। जब टेक्निकल रिपोर्ट लग जाती है तो उसके बाद फिर ये चला जाता है, आपको शुल्क लगाया जाता है, जैसे डेवलपमेंट चार्ज लगा दिया, लेबर सेस लगा दिया, सुपरविजन शुल्क लगा दिया। तो कई ऐसे चार्जेज हैं, हिडन चार्जेज भी होते हैं, कई चार्जेज होते हैं, मलबा चार्जेज हो गया, तो वो चार्जेज लगा दिए जाते हैं आपके। और जब आप नियमों के अंतर्गत नक्शा दे रहे हैं कि आपने सेटबैक भी सही किया हुआ है, फ्रंट सेटबैक भी सही दिया है, रियर सेटबैक भी सही दिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई, बल्ले बल्ले, फिर तो वह नक्शा पास हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको नक्शा भी पास हो जाएगा और आपके बैंक से आपको लोन भी मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया तो है जहां प्लॉट खाली है, जो मैंने अभी बताई है आपकी। उसका डिमांड चार्जेस वगैरह सब आप जब जमा कर देंगे तो आपका नक्शा पास हो गया। फिर आप नक्शा जो है ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं, उसका ऑर्डर भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल ये शुरू में मैं बता रहा था, किया था कि यदि हमने मकान बना लिया तो अब उसका नक्शा कैसे पास होगा। लोग सोचते हैं कि चलो मकान बना लेते हैं, नक्शा तो बाद में पास हो जाएगा। ये हमारी भूल है, ये सब लोगों की भूल है, ऐसा नहीं होता है। नियमों के अंतर्गत यदि आपने किसी प्लॉट पर अनधिकृत निर्माण कर लिया है और फिर आप सोच रहे हैं कि आपका फ्रेश नक्शा पास हो जाएगा बिना किसी पैसे के, ये भूल है। आपको उसके लिए अलग से कंपाउंडिंग मैप तैयार कराना होगा। कंपाउंडिंग को हम हिंदी में बोलते हैं शमन मानचित्र, और उसमें कितना आपने प्लॉट एरिया कवर्ड किया है, फर्स्ट फ्लोर किया है, सेकंड किया है, या स्टील से थर्ड फ्लोर तक कर लिया, जितना भी किया है वो सारा मेंशन होगा कि इतना हमने कवर कर लिया, इतना रोड बाइंडिंग छोड़ दी, इतने सेटबैक छोड़ा, इतना सेटबैक छोड़ा, इतना फ्रंट सेटबैक छोड़ा, सारे नॉर्म्स आपने पूरे कर लिए, तो वो कंपाउंडिंग की डेफिनेशन में आएगा, कंपाउंड होगा मैटर आपका। फिर उसमें वो पेनल्टी जो कंपाउंडिंग की है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, जो बिल्डिंग का जो कंपाउंडिंग बायलॉज है, उसके अनुसार उसकी गणना होगी कि स्टील पे कितना कवर किया है, उसका एरिया और लैंड कॉस्ट क्या आ रही है, उस पर कितना मीटर डेवलपमेंट चार्ज लगेगा, वो लगा दिया। फिर सेकंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का सेकंड फ्लोर का लगा दिया। फिर ये देखेंगे साहब आपने कोई ऐसा कमर्शियल बनाया, पार्किंग छोड़ी या नहीं छोड़ी, तो हो सकता है पार्किंग नहीं छोड़ी तो उसकी भी पेनल्टी लग जाए। तो बेसमेंट भी देखा जाएगा कि बेसमेंट तो नहीं बनाया, अगर बेसमेंट अनुमन्य है तो नक्शा पास होगा, बेसमेंट अनुमन्य नहीं है तो आपका कंपाउंडिंग भी नहीं होगा। अब आगे मैं ये बता रहा हूं, आपने नक्शा तैयार कर लिया, कंपाउंडिंग भी, कंपाउंडिंग में आप वो पार्ट भी दिखाएंगे जो आपने शुरू में बना लिया था, जो आपका प्रारंभिक स्तर पर नक्शा आप देते, उसके अंदर वो नक्शा भी पास नहीं होता और आपने ऐसा पोर्शन बना लिया जो कि असमनीय भाग है, टू बी डिमोलिशन वाला पार्ट, वो आपको रेड कलर में उसको डिमोलिशन, टू बी डिमोलिशन यह दिखाना पड़ेगा और आपको सारे उसमें स्केच करके मानचित्र में, शमन मानचित्र में सब दिखाना होगा। उसके लिए एक एफिडेविट लिया जाता है शमन मानचित्र के साथ, जब आपका उसमें लिखा रहता है कि जो ध्वस्तीकरण वाला भाग है, पक्षकार स्वयं उसको ध्वस्त कर लेगा, स्वयं डिमोलिश कर लेगा, तो नक्शा उसका इस कंडीशन पे शमन कर दिया जाता है। और शमन के साथ एक सवाल उठता है, लोग पूछते हैं कि मैं शमन कराना चाहता हूं, 2 मंजिल का फ्लोर बनाया मैंने, बिल्डिंग बनाई, कितना मेरा कंपाउंडिंग लगेगा। अरे भाई नहीं बता सकते, मुंह जवानी कोई भी नहीं बता सकता है कैलकुलेशन के बिना। ये भी नोट कर लीजिए, इस वीडियो में मैं ये भी बता रहा हूं कि बार बार अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, इसी वीडियो में सबको हर नॉलेज मिल जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं।
जब कंपाउंडिंग मैप बनता है उसके अंदर कितना एरिया आपने कितने स्क्वायर फीट या मीटर में कवर किया है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है और जो चार्जेस होते हैं वो उस पर लगाए जाते हैं। तब उसके बाद वो कंपाउंडिंग फीस, डेवलपमेंट चार्ज जोड़ के सब टोटल अमाउंट आता है। कुछ भी हो सकता है उसमें, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, और कॉमर्शियल है तो 15 लाख, 10 लाख, वो सब उसमें जाता है, गवर्नमेंट की उसमें अकाउंट में जाता है, वो किसी का पैसा नहीं होता है। तो ये तो कंपाउंडिंग का मैंने आपको बता दिया है। जहां पर रोड बाइंडिंग आ रही है वहां आपको दिक्कत आएगी, जहां पर आपने सेटबैक नहीं छोड़े वहां भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो प्रारंभिक मैप ही पास कराना ज्यादा उचित है। अगर आपने प्लॉट लिया है तो आप नक्शा दाखिल कर सकते हैं, और निर्माण के अंदर भी आप अगर कर रहे हैं तो यही निर्माण के नियम है हमारे, जो बायलॉज से, नेशनल बिल्डिंग कोड से जो बायलॉज बनाया हमारा, बायलॉज से गवर्न करते हैं ये नियम हमारे। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नियम ही है कि कितना कितना मीटर आपको आगे का छोड़ना है, प्लॉट का एरिया कितना छोड़ा, ये नियमों के अंतर्गत आता है। इसी को निर्माण के लिए बोलते हैं। बाकी तो हाइट भी हो गई है, FAR भी हो गया, वो भी सब काउंट होगा उसमें। तो बाकी और चीजें होती हैं निर्माण के लिए। जब आपका नक्शा पास हो जाता है फिर आपको बैंक से लोन मिल जाता है, फिर निर्माण करना शुरू करते हैं आप। उसके बाद आप सीमेंट का और आयरन का, लोहे का खर्चा, सीमेंट का खर्चा, लेबर का खर्चा, और रेत बजरी का खर्चा, सैनिटरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये बहुत सारे आइटम्स हैं जो खर्चा बढ़ जाता है। जितना अच्छा बनाना चाहेंगे उतना ही पैसा लगेगा। लेकिन इस वीडियो में नियम बताए मैंने, ये नियम है। तो इसलिए किसी का अगर आपके पास प्लॉट है तो आप अपने आर्किटेक्ट से मिल लें, स्टेप बाय स्टेप नक्शा का काम करें, आप दाखिल करें, उसके बाद आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन भूलिएगा नहीं, फ्रेश नक्शे पे अगर निर्माण बनाने के लिए निर्माण कर लिया है पहले आपने, फिर फ्रेश नक्शा देते हैं, वो पास नहीं होगा, वो कंपाउंड होगा। थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा इसमें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपकी मर्जी है, आप इसको सब्सक्राइब करें या ना करें चैनल को। मैं तो कहता ही हूँ करने का काम आपका है, क्योंकि वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप लोगों के व्यूज नहीं आएंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो कोई बनाने का फायदा नहीं। नॉलेज जब तक किसी को नहीं पहुंचेगी। मैं तो निःशुल्क सेवा दे रहा हूं, आप लोग भी तो मुझे एक व्यू दीजिए और कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आगे चैनल बढ़ेगा, सब लोगों के पास नॉलेज पहुंचेगी। यही निवेदन करते हुए दोस्तों अगला वीडियो किसी और टॉपिक के साथ लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों, नमस्कार।